we will be starting with a new chapter known as nucleic acids. Now we will have first introduction of the nucleic acids. So nucleic acids are macromolecules present in the living organisms. As we know that it is a macromolecule because you know that nucleic acid present in our nucleus, and it is a polymer. It's a kind of polymer. Okay, it means its structure is very large. Okay, and structure is very large, and molecular weight is also very much high. That's why it's known as macromolecule. So every living cell contains conjugated proteins called nucleoproteins. So हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो अगर हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है तो हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन भी होगा. एज वी नो दैट हमारी पूरी बॉडी जो है किससे बनी हुई है, हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है प्रोटीन से. सो प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ बॉडी. तो हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? टिश्यूज से. ठीक है, ऑर्गन से बनी हुई है. ऑर्गन किससे बना हुआ है? टिश्यू से बना हुआ है. टिश्यू किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है ना. तो फिर ये सेल्स जो हैं किससे बने हुए हैं? ये प्रोटीन से बने हुए हैं. इसलिए हम बोलते हैं कि प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी. So on careful hydrolysis, these nucleoproteins break up into a prosthetic part called nucleic acid or a protein part consisting of protamines and histones. अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे इस प्रोटीन का, अगर हम लोग ये न्यूक्लियोप्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये दो पार्ट में ब्रेक होता है. हाइड्रोलिसिस मतलब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा के इनके बॉन्ड को तोड़ना, इनके बीच में जो बॉन्ड रहता है उसको तोड़ना. ठीक है. सो अगर हम लोग इनके बीच में ब्रेकअप कराते हैं, ठीक है, वो वाला ब्रेकअप नहीं, ठीक है, इनके बीच में अगर हम लोग ब्रेकअप कराते हैं इनके प्रोटीन्स में, तो ये प्रोस्थेटिक पार्ट में डिवाइड देंगे. प्रोस्थेटिक पार्ट मतलब जो ऐसा पार्ट जो क्या बोलते हैं, एम्प्टी हो, मतलब जो अनफुलफिल्ड हो. ठीक है, जो खाली हो. तो दो अलग अलग पार्ट बन जाएंगे. एक होगा आपका न्यूक्लिक एसिड और एक होगा प्रोटीन पार्ट. ठीक है, एक न्यूक्लिक एसिड अलग हो जाएगा और प्रोटीन पार्ट अलग हो जाएगा आपका. एक में क्या होगा? प्रोटामाइंस होगा, कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटामाइंस एंड हिस्टोन्स. हिस्टोन क्या है? प्रोटीन है. प्रोटामाइन भी आपका प्रोटीन ही है. ठीक है. प्रोटामाइंस एंड हिस्टोन्स आर टू बेसिक सिंपल प्रोटीन्स. सो किसमें कन्वर्ट हुआ? एक तो प्रोटामाइंस और एक हिस्टोन्स. तो ये क्या है? आपके दो बेसिक सिंपल प्रोटीन्स हैं. नाउ प्रोटामाइंस आर सोल्यूबल इन वाटर. याद रखना है आपको, प्रोटामाइन जो है पानी में सोल्यूबल है एंड डाइल्यूट एसिड में भी, बट इनसोल्यूबल इन डाइल्यूट अमोनिया. ओके. सो प्रोटामाइन वाटर सोल्यूबल है, पानी में सोल्यूबल है, डाइल्यूट एसिड में सोल्यूबल है, बट डाइल्यूट अमोनिया में सोल्यूबल नहीं है. ओके. So they are hydrolyzed by the enzyme pepsin and trypsin to give large amounts of histidine and arginine together with some other amino acids. देखो क्या होता है, प्रोटामाइन का हाइड्रोलिसिस होता है. किससे हाइड्रोलिसिस होता है प्रोटामाइन का? बाय द एंजाइम पेप्सिन. पेप्सिन के साथ हाइड्रोलिसिस होता है, ट्रिप्सिन के साथ हाइड्रोलिसिस होता है. जिससे वो क्या देते हैं? हिस्टिडीन और आर्जिनिन देते हैं. ठीक है. हिस्टोन्स आर सोल्यूबल इन वाटर, डाइल्यूट एसिड्स एंड डाइल्यूट अमोनिया आल्सो. अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, हिस्टोन सब में सोल्यूबल है, पानी में भी, डाइल्यूट एसिड में भी, डाइल्यूट अमोनिया में भी. लेकिन प्रोटामाइन किस में सोल्यूबल है? वाटर, डाइल्यूट एसिड्स, इनसोल्यूबल बट इनसोल्यूबल इन डाइल्यूट अमोनिया. तो क्या याद रखना है आपको? इनकी सोल्यूबिलिटी. प्रोटामाइंस किस में सोल्यूबल नहीं है? डाइल्यूट अमोनिया में सोल्यूबल नहीं है, बट हिस्टोन्स सब में सोल्यूबल है. ठीक है. और इनको जब हाइड्रोलाइज करेंगे हम लोग प्रोटामाइंस को, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन. सॉरी, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में हम लोग इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, हमको क्या मिलेगा? हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन मिलेगा. ओके. सो दे आर हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन बट नॉट बाय पेप्सिन बट नॉट बाय पेप्सिन टू गिव अ लार्ज अमाउंट ऑफ आर्जिनिन. अभी जो हिस्टोन है इनको भी हाइड्रोलाइज किया जाता है. कौन से एंजाइम से? ट्रिप्सिन और पीपेन. ठीक है. लेकिन ये पेप्सिन से हाइड्रोलाइज नहीं होता है. और इनका इसका हाइड्रोलिसिस हमको क्या मिलता है? आर्जिनिन मिलता है. इसका हाइड्रोलिसिस हमको क्या मिल रहा था? हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन दोनों मिल रहा था. अभी देखते हैं. न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, वाटर सोल्यूबल सॉलिड्स होते हैं. ठीक है. न्यूक्लिक एसिड का खुद का कलर नहीं होता है. अगर उसे आपको माइक्रोस्कोप में देखना है तो उसका स्टेनिंग करना पड़ेगा. वाटर सोल्यूबल सॉलिड होता है विच एंड हाई मॉलिकुलर वेट. जैसे कि मैंने बताया था हाई मॉलिकुलर वेट, इसलिए माइक्रोमोलिक्यूल है. वेट बायोपॉलीमर. अभी बायोपॉलीमर मतलब क्या? बहुत लंबी चेन है. पहले ही बताया था मैंने, हाई मॉलिकुलर वेट है तो लंबी चेन होगी. ठीक है. सॉरी, ये यहाँ पे क्या लिखा था? यहाँ पे लिखा था मैक्रोमोलिक्यूल. तो मैक्रोमोलिक्यूल होगा तो लंबा चेन होगा, हाई मॉलिकुलर वेट होगा. ऑल ऑफ देम कंटेन एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. इनमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है और फॉस्फोरस भी होता है. दे आर सोल्यूबल इन डाइल्यूट अल्कलीज बट इनसोल्यूबल इन डाइल्यूट एसिड्स. तो न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं
डाइल्यूट अल्कलीज में सोल्यूबल होते हैं, बट डाइल्यूट एसिड में सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो एक तरीके से बोल सकते हो बेसिक मीडियम में सोल्यूबल है, एसिडिक मीडियम में इनसोल्यूबल है। कौन? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सो जस्ट एज अ बैकबोन ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल पॉलीअमाइड चेन। अभी देखो प्रोटीन मॉलिक्यूल का बैकबोन क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसको हम लोग पॉलीअमाइड चेन भी बोलते हैं। वैसे ही न्यूक्लिक एसिड का बैकबोन क्या है? पॉलिस्टर चेन। पॉलिस्टर चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीफॉस्फेट चेन भी बोलते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे फॉस्फेट के चेन। देखो ये बेस है, ये बेस है, ये बेस है। यहाँ पे एक शुगर मॉलिक्यूल है जो कि अटैच्ड है बेस के साथ और फॉस्फेट के साथ। फिर फॉस्फेट इन टर्न इज अटैच्ड विद शुगर एंड बेस, then this sugar is attached to phosphate and again this phosphate is attached to sugar and with a base. This is a nucleic acid molecule. अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स को किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। सो ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस न्यूक्लिक एसिड्स गिव शुगर एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। अगर हम लोग पूरे तरीके से कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे न्यूक्लिक एसिड का तो हमें क्या मिलेगा? शुगर मिलेगा। नाउ शुगर्स आर एल्डोपेंटोसिस। अभी ये आपने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा ही है, व्हाट आर एल्डोपेंटोसिस। सो शुगर्स क्या है? एल्डोपेंटोसिस है, डी राइबोज है एक तो, और एक 2 डीऑक्सी डेक्सट्रो, डी मतलब डेक्सट्रो राइबोज, ठीक है। सो एक राइबोज शुगर है और एक डीऑक्सी राइबोज शुगर है, ठीक है। हमारे पास एक राइबोज शुगर है, एक डीऑक्सी राइबोज शुगर है। तो अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड करते हैं तो हमको शुगर्स मिलता है आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, एंड दैट शुगर कैन ऑल्सो बी अ राइबोज शुगर एंड कैन बी अ डीऑक्सी राइबोज शुगर. So nucleic acids are classified according to the nature of the sugar present in it. Those which contain ribose are called ribonucleic acid, ठीक है। एक राइबो शुगर वाले को राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड डीऑक्सीराइबो एंड डीऑक्सीराइबोस जिसके अंदर रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए. सो द फॉर्मर आर फाउंड मेनली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. फॉर्मर मीन्स जो आरएनए वाला है, आरएनए आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड आपको कहाँ मिलेगा? सिर्फ साइटोप्लाज्म में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सिर्फ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में मिलेगा। और जो डीएनए है वो कहाँ मिलेगा? लेटर, वाइल द लेटर अकर इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ओके। डीएनए आपको न्यूक्लियस में मिलेगा सेल के, और जो आपका आरएनए है वो आपको कहाँ मिलेगा? साइटोप्लाज्म में मिलेगा, ओके। सो न्यूक्लिक एसिड्स ऑल्सो अकर इन प्लांट एंड एनिमल वायरसेस। प्लांट और एनिमल में जो वायरसेस होते हैं जो उनको अफेक्ट करते हैं उनमें भी न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। सीधी सी बात है, वायरसेस के पास भी सेल्स होते हैं, प्लांट वायरस के पास भी सेल होते हैं, एनिमल वायरस के पास भी सेल होते हैं। अगर उनके पास सेल है तो सेल के अंदर तो न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होंगे ही, सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, मतलब जब हम लोग न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, ओके। So the nucleic acids on partial hydrolysis in alkaline medium or by enzyme nuclease give mainly products called nucleotides and nucleosides. अगर आपको न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियोसाइड चाहिए या तो न्यूक्लियोटाइड चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? न्यूक्लिक एसिड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। किसमें करना पड़ेगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस? अल्कलीन मीडियम में करना पड़ेगा, या फिर एक एंजाइम आता है जिसका नाम है न्यूक्लियेज, ठीक है। न्यूक्लियस एंजाइम न्यूक्लियस से करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हाइड्रोलिसिस हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है। किस में करेंगे हम लोग? अल्कलीन मीडियम में करेंगे, या तो एक न्यूक्लियस करके एंजाइम आएगा उससे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स. हाउएवर ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस दे गिव अ शुगर रेसिड्यू. अभी हमने देखा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से हमको क्या मिलता है? शुगर मिलता है, ठीक है। शुगर रेसिड्यू मिलता है, हेट्रोसाइक्लिक बेसिस मिलता है और फॉस्फोरिक एसिड मिलता है। अभी तो हमने यहाँ पे ऊपर देखा था सिर्फ शुगर मिलता है, लेकिन एक्चुअल में हमको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के साथ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? शुगर रेसिड्यू मिलता है, हेट्रोसाइक्लिक बेसिस मिलता है और फॉस्फोरिक एसिड मिलता है। क्या? शुगर रेसिड्यू, हेट्रोसाइक्लिक बेसिस एंड फॉस्फोरिक एसिड मिलता है। और अगर हम लोग पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलीन मीडियम और बाय एंजाइम न्यूक्लियस तो हमको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स मिलेगा। क्या मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड. कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से हमको क्या मिलेगा? शुगर रेसिड्यू, हेट्रोसाइक्लिक बेसिस एंड फॉस्फोरिक एसिड. अभी हम लोग आगे आते हैं. देखो यहाँ पे आपको रिएक्शन दिया है एक फ्लो चार्ट में. न्यूक्लिक एसिड है, उसको आपने एक्वियस अमोनिया और बेरियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में 115 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, ठीक है। ये आपका अल्कलीन मीडियम है, जो यहाँ पे लिखा था ना अल्कलीन मीडियम, ये है. या फिर आपने न्यूक्लियस एंजाइम के प्रेजेंस में किया तो आपको क्या मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड मिलेगा. अब न्यूक्लियोटाइड को आप क्या कर रहे हो? वापस से एक्वियस अमोनिया में डाल रहे हो,
175 डिग्री सेल्सियस पे आप उसका क्या कर रहे हो, फॉस्फोराइलेशन कर रहे हो, डिफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, जब न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फोरिक एसिड निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, न्यूक्लिक एसिड से आप न्यूक्लियोटाइड बना सकते हो, फिर न्यूक्लियोटाइड से आप डिफॉस्फोराइलेशन करके न्यूक्लियोसाइड बना सकते हो। ठीक है, तो इसका फॉस्फोरिक एसिड निकल गया। अब इनऑर्गेनिक एसिड से हम लोग जब ट्रीट करेंगे तो हम क्या मिलेगा, शुगर और बेसिस मिलेगा। जैसे कि हमने देखा था ना, हाइड्रोसाइक्लिक बेसिस मिलता है और शुगर मिलता है। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया हमने, पहले इससे किया, फिर यहाँ पे हाइड्रोलिसिस किया, फिर यहाँ पे किया, तो हमको पूरा मिल गया सब कुछ। एक शुगर रेसिड्यू मिला, हाइड्रोसाइक्लिक बेस मिला, और इधर क्या मिला, फॉस्फोरिक एसिड मिला। ठीक है, यही चीज़ हम लोग ये स्टेप को अगर स्किप करना चाहते हैं, अगर हमको डायरेक्टली फॉस्फोरिक एसिड चाहिए, शुगर और बेसिस चाहिए डायरेक्टली, तो हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इन सोल्यूशन एंड हीट, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड के सोल्यूशन, जिसका सोल्यूशन रहेगा न्यूक्लिक एसिड का, उसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड डाल दो, उसको हीट कर दो, सीधा आपको न्यूक्लियोसाइड मिलेगा और फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा। और उसका आप क्या कर दो, इनऑर्गेनिक एसिड से उसको ट्रीट कर दो, तो आपको शुगर और बेसिस मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ये फ्लो चार्ट जो है, ये पूरा आपका ये जो है, इसमें जो 4 लाइन लिखा है, और बल्कि जो चीज़ नहीं भी दिया है वो भी इसमें एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है। So the various hydrolytic products of the nucleic acid can be separated by and isolated by chromatographic methods। अभी chromatography method क्या होता है, ये सेपरेशन के लिए होता है। ठीक है, तो chromatography के मेथड से आप लोग क्या कर सकते हो, ये जितने भी आपको न्यूक्लिक एसिड के प्रोडक्ट्स आए हैं, क्या आया है, शुगर आया है, बेसिस आया है, फॉस्फोरिक एसिड आया है, अब ये तीनों एकदम मिक्स होंगे ना एक सोल्यूशन में, तो इनको आप सेपरेट कैसे करोगे, इनको आप सेपरेट करोगे बाय क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेसिस कैन बी सेपरेटेड बाय आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, बेसिस किससे सेपरेट कर सकते हो, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट कर सकते हो। बाय नोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द शुगर एंड बेसिस वी कैन गेट एन आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। देखो, शुगर और बेसिस के स्ट्रक्चर को देख के, शुगर एंड बेसिस को स्ट्रक्चर को देख के हमको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर का आइडिया लगता है। क्यों, क्योंकि जिस टाइप के न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड से शुगर आया रहेगा, तो उसकी एक अपनी अलग से डिफ्रेंशिएशन रहेगा, उसका एक अलग से पहचान रहेगा। तो शुगर एंड बेसिस के हेल्प से हम लोग पता लगा सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड कैसा था और न्यूक्लियोटाइड कैसा था, उसका स्ट्रक्चर कैसा था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका जो फ्लो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूक्लिक एसिड को अगर हम लोग अल्कलीन मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस जिसको हम बोलेंगे, तो एक्वस NH3, एक्वस अमोनिया, बेरियम हाइड्रोक्साइड एट 115 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या फिर एंजाइम न्यूक्लियस, तो हमको क्या मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड को अगर हम लोग ट्रीट करते हैं एक्वस अमोनिया से 175 डिग्री सेल्सियस, तो हमको क्या मिलेगा, न्यूक्लियोसाइड मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस को डिफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। हमको क्या मिलेगा, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड हमारा सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, अब न्यूक्लियोसाइड को हम लोग क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक एसिड से ट्रीट करेंगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड से ट्रीट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, शुगर और बेसिस। ठीक है, यही हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड इन सोल्यूशन डाल के उसको हीट करके हमको सीधा न्यूक्लियोसाइड मिलेगा प्लस फॉस्फोरिक एसिड, फिर उसको इनऑर्गेनिक एसिड से ट्रीट करके हमको क्या मिल जाएगा, शुगर प्लस बेसिस। ठीक है, इतना समझा। अभी आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अभी हमने देखा ना, यहाँ पे हमको शुगर मिला, तो यहाँ पे हम लोग वही शुगर का स्ट्रक्चर देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ शुगर ओनली ना। सो ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस न्यूक्लिक एसिड्स गिव टू एल्डोपेंटोसिस। हमने देखा ना कि जब हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या करेंगे, जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में देखो यहाँ पर भी लिखा है, आपको शुगर्स मिलता है। ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में आपको क्या मिलता है, शुगर रेसिड्यू मिलता है। तो यहाँ पे टू एल्डोपेंटोसिस मतलब 2 शुगर मिलता है। एल्डोपेंटोसिस क्या है, एल्डोपेंटोसिस शुगर है। ठीक है, तो 2 शुगर मिलता है हमें। द शुगर कंपोनेंट इन RNA इज डेक्स्ट्रोराइबोस, CHO, CHOH थ्राइस, CH2OH। ठीक है, और DNA में जो है आपका, DNA भी शुगर है, उसमें क्या है, 2 डीऑक्सी डेक्स्ट्रो राइबोस, CHO, CH2, CHOH ट्वाइस। ठीक है, CH2OH। द एनालिटिकल एविडेंस पॉइंट्स दैट शुगर, दैट बोथ द शुगर्स हैव द फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर। अब इसका मतलब क्या है, हमको एविडेंस मिला, जब हम लोग ने एनालाइज किया तो हमको क्या एविडेंस मिला कि दोनों जो टाइप के शुगर है, राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस, दोनों जो है ना फ्यूरानोज को रिसेंबल करते हैं, फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर को रिसेंबल करते हैं। फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है,
वो 5 मेंबर्ड रिंग होता है। क्या होता है? 5 मेंबर्ड रिंग, मतलब रिंग में 5 मेंबर्स रहेंगे। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। रिंग में कितने मेंबर है? 5 मेंबर्स हैं, जिसमें कि 5 में से 4 मेंबर्स जो होंगे कार्बन होंगे और एक मेंबर ऑक्सीजन होगा। देखो 1 2 3 4 आर कार्बन एंड लास्ट वन इज ऑक्सीजन। सेम यहाँ पर भी 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 5 मेंबर्ड रिंग। तो ये क्या हो गया? फ्यूरानोज रिंग हो गया। एक को बोलते हैं राइबोज, एक को बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज। अगर हम लोग स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, हम लोग अगर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो पूरा स्ट्रक्चर सेम है, पूरा स्ट्रक्चर सेम है। खाली डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? ये ओ OH दिख रहा है राइबोज में, ओ OH दिख रहा है। यहाँ पे देखो ओ OH, और वही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो। ऑक्सीजन गायब हो गया, एक ऑक्सीजन निकाल दिया, एक ऑक्सीजन निकाल दिया, इसलिए इसका नाम है डीऑक्सी। ठीक है, इसका भी नाम राइबोस, इसका भी नाम राइबोस। ठीक है, इसका नाम डीऑक्सी क्यों रख दिया? क्योंकि एक ऑक्सीजन निकाल दिया, सिंपल।